जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी कर रही है मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन पर काम। ग्रीस अपने रफाल फाइटर्स में इंटीग्रेट करना चाहता है भारत की अस्त्र मिसाइल। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स के मॉकअप्स की खरीद के लिए जारी करी RFI। भारत का इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम इंडोनेशियन आर्मी की सर्विस में डिप्लॉयड। और DRDO का लेजर वेपन सिस्टम सूर्य 2027 तक हो सकता है तैयार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से बताया गया है कि भारत के जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है तो वो अगले 2 से 3 महीनों के अंदर भारत की एक नई मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन को लेकर आएगी। और उनका ये कहना है कि भारत को अपने ऑर्बिटल स्पेस कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करना चाहिए और अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा के अपने स्पेस एसेट्स को खतरों से सुरक्षित करना चाहिए। और इसलिए हम नेशनल मिलिट्री स्पेस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जो कि स्पेस बेस्ड एसेट्स को सुरक्षा प्रदान करने वाले भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन इस तरह की कैपेबिलिटीज़ रखता है कि वो जैमर्स या फिर एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से दूसरे सैटेलाइट सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। और स्पेस जो कि एक नई डोमेन की तरह उभर रहा है, जो कि वॉरफेयर को डोमिनेट करेगा, तो इसलिए हमें भी एक नए कल्चर को विकसित करने की ज़रूरत है जो कि स्पेस वॉरफेयर के लिए नए आइडियाज़ और कैपेबिलिटीज़ को क्रिएट करे। और बाकी जिस हिसाब से भारत सरकार ने भी 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए पुश किया है और स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया है, तो ये हमें एक सिक्योर और आत्मनिर्भर स्पेस इकोसिस्टम को क्रिएट करने में मदद करेगा। बाकी भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जैमर्स, ट्रैकिंग रडार्स, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को डिलीवर कर रही हैं। तो जैसा कि इस महीने की शुरुआत में 3 और 4 अप्रैल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से DRDO और इंडियन आर्मी ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के 4 सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किए थे। तो अब इन्हीं परीक्षणों के बाद इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से बताया गया है कि ये जो MRSAM सिस्टम है, जो कि इजरायल में बराकेट के नाम से जाना जाता है, तो अब इसे इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये सिस्टम 2017 में भारत को मिला था, तब से ही इसके कई सारे ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। ये ऑलरेडी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हुआ है। और जो लेटेस्ट टेस्ट कंडक्ट किए गए थे तो वो इंडियन आर्मी के लिए एक्सेप्टेंस ट्रायल्स के हिस्से के तौर पर थे। इसके अलावा एक अपडेट ये देखने को मिला है कि ग्रीस अपने रफाल फाइटर्स में भारत के टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें भारत में बनने वाले एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चरल पार्ट्स और यहाँ तक कि अस्त्र, BVR मिसाइल्स और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि सॉ, तो उनको भी अडेप्ट किए जाने की संभावनाओं पर काम चल रहा है, जो कि ऑलरेडी भारत के रफाल फाइटर्स में इंटीग्रेटेड है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने T-90SS के टैंक्स के लिए मॉकअप की खरीद के लिए एक RFI जारी करी है। और T-90 के मॉकअप को खरीदने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आज के समय में टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी हैं, खास करके सर्विलेंस, डिटेक्शन और एक्विजिशन के क्षेत्र में, तो उसने बैटलफील्ड को लगभग ट्रांसपेरेंट बना दिया है। और इसी के साथ जिस तरह से ड्रोन्स वाले थ्रेट दिन प्रतिदिन और भी एडवांस होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आराम से बैटल टैंक्स को टारगेट करने में सक्षम होते हैं, तो ऐसे में अब फोर्सेस को अपने टैंक्स जैसे एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अलग तरह के प्रोटेक्शन मेजर्स को अपनाने की ज़रूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब T-90 टैंक्स के मॉकअप की खरीद की जा रही है, जो कि आर्मी की सर्विस में मौजूद T-90 टैंक्स के फीचर्स को एक तरह से रेप्लिकेट करेगा। और ये मॉकअप T-90 टैंक्स के एकॉस्टिक फीचर्स तक को जनरेट करने में सक्षम होगा, ताकि जो ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स हैं वो एक रियल टैंक और एक मॉकअप दोनों के बीच में कंफ्यूज रहें। और ये मॉकअप्स थर्मल सिग्नेचर्स तक को जनरेट करने में सक्षम होंगे। और बाकी इनका डायमेंशन फिर चाहे हाइट हो, विड्थ हो, ग्राउंड क्लियरेंस हो, स्लोप ऑफ आर्मर हो या फिर कोई भी अदर एक्सटर्नल फिटमेंट ही क्यों ना हो, ये सभी फीचर्स एक रियल T-90 टैंक्स की तरह ही लगेंगे। बस फर्क इतना होगा कि वो रियल सिस्टम्स का एक रेप्लिका होगा। बाकी ये मॉकअप्स दुश्मन के सर्विलेंस सिस्टम, उनके ड्रोन्स को ट्रिक करेंगे ताकि वो रियल के बजाय एक फेक टैंक पर हमला करें। अगर आप उनमें से हैं जो डिफेंस स्क्वाड को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं और हमारे सारे एपिसोड्स को आप देखते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि 2023 में जो हमारी मेड इन इंडिया वाली सीरीज़ है, हमने उसमें एक एपिसोड अपलोड किया था जो था भारत की ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया इंद्रजाल ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो कि एक तरह से ड्रोन जैसे एरियल थ्रेट्स के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह की सुरक्षा देता है जैसे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। और इस एपिसोड में हमने इस इंद्रजाल सिस्टम के मास्टरमाइंड ग्रीन रोबोटिक्स के डिफेंस डिवीजन के CEO विंग कमांडर MVN साइंस सर से ही डायरेक्टली इस सिस्टम के बारे में जाना था। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब आपको एक अपडेट ये देते हैं कि ग्रीन रोबोटिक्स का जो ये इंद्रजाल सिस्टम है, तो इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ना केवल अब इंडियन आर्मी की सर्विस में डिप्लॉयड है, बल्कि इसे इंडोनेशियन आर्मी की सर्विस में भी डिप्लॉय किया गया है। और ये सिस्टम भारत के 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट से लेकर दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी को कवर देता है, जिसका एरिया लंदन से भी ज़्यादा बड़ा है। और कंपनी के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि जो इंद्रजाल है तो ये पूरा प्लेटफॉर्म स्वदेशी तौर पर ही विकसित किया गया है, जिसमें इसके इंटरसेप्टर्स भी आते हैं,
बस हाँ, कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर्स तो वो मेड इन इंडिया नहीं है, उन्हें हमने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि इजराइल से खरीदा है। और इस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले 2021 के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस के दौरान रेड फोर्ट की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किया गया था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक की रेंज तक ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स के खिलाफ 360 डिग्री की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाकी इस इंद्रजाल के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इस मेड इन इंडिया वाली सीरीज़ को देख सकते हैं। और वैसे मेड इन इंडिया से याद आया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और squadron.in पे जाके टी शर्ट्स के नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जो कि मात्र 499 रुपीज़ में उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नेवल कमांडर्स को 7 प्रमुख एरियाज पर फोकस करने के निर्देश दिए, जिनमें वॉर फाइटिंग एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी, फ्लीट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, नई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन और अदर एजेंसीज के साथ सिनर्जी तो ये भी शामिल है। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो नेवी कमांडर्स हैं वो इंडियन ओशन रीजन में भी ओवरऑल सिचुएशन की समीक्षा करेंगे। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 8 अप्रैल को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने यूएई काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के लीडर्स ने भारत और यूएई के मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन की समीक्षा की है। और दोनों मिनिस्टर्स ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि इस डिफेंस कोऑपरेशन को और स्केल अप किए जाने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही वे दोनों देशों के मेक इन इंडिया और उसी तरह से यूएई के मेक इन एमिरेट्स वाले इनिशिएटिव्स पर भी सहमत हुए हैं। बाकी एक अपडेट ये भी देखने को मिला है कि डीआरडीओ जो 300 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रही है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक क्लेम की गई है, तो इसका प्रोटोटाइप 2027 तक देखने को मिल सकता है। और ये वही वेपन सिस्टम है जिसका नाम है सूर्या, और इसके बारे में पिछले महीने एक रिपोर्ट भी आई थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक रंजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज आर्मी की ऑर्डिनेंस कोर का 250वां रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है तो उसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या रहती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।